तो कभी कभार क्रिकेट के टॉपिक से बात शुरू करना ही तरीका है कि वो आपसे बात करेगा, क्योंकि जब आप उसके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाएंगे तभी जाकर वो आपके करीब वापस आएगा। उसी के साथ पेशेंस, आपको धीरज रखनी पड़ेगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी टेक्निक्स आप आज घर जाके शुरू करेंगे अप्लाई करना, जो चेंज आप लेकर आएंगे वो रातों रात रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने जो आज सीखा 100% एक झटके में तो घर जाके आप भी नहीं अपनाने वाले हैं। तो आप कैसे आशा रख सकते हैं कि आपके बच्चे को आप कुछ कहे और एक ही झटके में 100% वो भी अप्लाई करना शुरू कर दे? धीरज तो रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जब लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप एक ही चीजें बरसों से सिखाते हैं लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स में, बट एक ही चीजें सिखाते हैं, और कितने लोग आपके प्रोग्राम को रिपीट करते हैं, कितने लोग वापस और वापस वही सवाल पूछते हैं जिसके जवाब आपने कितनी बार दे चुके हैं, आप थक नहीं जाते? आप बोर नहीं हो जाते? आपको गुस्सा नहीं आता लोग सीख नहीं रहे और समझ नहीं रहे तो? और तब मुझे उनको समझाना पड़ता है, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। उसका कारण ये है वो अपना काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूं। स्टूडेंट का काम ही होता है भूलते रहना, और टीचर का काम ही होता है सिखाते रहना। जिस दिन स्टूडेंट को याद रह जाएगा जो टीचर ने सिखाया, उस दिन वो स्टूडेंट नहीं रहता, वो भी टीचर बन जाता है। और इस वजह से आप जितनी भी बार मुझसे मिलोगे, मैं तो अलग अलग तरीके से ये चीजें सिखाते रहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर धीरज है, पेशेंस है, एंड आई हैव इनफाइनाइट पॉजिटिविटी एंड ट्रस्ट ऑन ऑल ऑफ यू कि आप कभी तो सीख ही लेंगे, कभी तो जान ही लेंगे, और आज से कुछ तो अपनाना शुरू कर ही लेंगे। सब कुछ ना सही, बट कुछ तो अपना ही लेंगे। और उसी तरह से अपने बच्चों पर भी आपको यह भरोसा रखना और धीरज रखना जरूरी है। एंड टाइम देना। देखिए, टाइम का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट समय पर मौजूद रहना जरूरी है, आवश्यक है। यू नो, जब आपका बच्चा आपसे कहता है पापा मम्मी मेरा एनुअल फंक्शन है और उसमें मैं डांस परफॉर्म करने के लिए जा रहा हूं और आप जरूर आइएगा, ये इनविटेशन पास है, इस तारीख पर इस समय पर आपको इस जगह पे मौजूद रहना है। अब मान लो यहीं पर कोई स्कूल फंक्शन है और यहीं पर आपका बच्चा परफॉर्म करने वाला है। सो कुछ ऐसा हुआ कि कोई वजह से आप ऑफिस में बिजी रह गए, ऐसा हुआ कि माँ के लिए ट्रांसपोर्टेशन वॉज अ चैलेंज और इस वजह से उनके लिए आना थोड़ा मुश्किल हो गया, और कोई संजोग से आप दोनों इधर पहुंच नहीं पाए। एंड यू नो व्हाट, जब आपका बच्चा स्टेज पर होगा, परफॉर्म कर रहा होगा, इतनी सारी आंखें उसे देख रही होगी, लेकिन उसकी आंखें क्या खोज रही होगी? उसके पूरे परफॉर्मेंस तक वो सिर्फ आपको खोज रहा होगा कि आप किस कोने में बैठे हैं, कहां छुपे हुए हैं। एंड प्रोबेबली एट द एंड शायद उसे बेस्ट परफॉर्मेंस का प्राइज भी मिल जाए, फर्स्ट अवार्ड भी मिल जाए, और स्टेज पर जब उसे अवार्ड मिलेगा और जब सभी तालियां बजा रहे होंगे, उन तालियों में वो आपकी ताली की आवाज खोज रहा होगा। बट जब उसे ये पता चलता है, जब उसे ये एहसास होता है कि उस दिन आप वहां पर नहीं है। हम इंसान चाहे दुखी हो या खुश हो, हम हमेशा अपनी खुशियों को और दुख को बांटना चाहते हैं। दुख बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। एंड प्रोबेबली उसके लिए वो जो उतनी ज्यादा खुशी का माहौल था, लेकिन जब आप वहां मौजूद नहीं थे, समवेयर उसके अंदर जो आनंद, जो खुशी थी, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, रहेगा नहीं वहां पर। आपको जो टाइम उसे देना है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको जो प्रेजेंस देना है, आपकी जो मौजूदगी है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यू हैव टू गिव दैट, यू हैव टू गिव योर प्रेजेंस।
आपकी मौजूदगी, और सबसे इंपॉर्टेंट द लास्ट वन, योर सपोर्ट। जब भी बच्चा हारे, लड़खड़ाए, गिरे, फेल हो, दैट्स द टाइम यू आर सपोज टू सपोर्ट हिम। बट मैं इस लेवल के सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप उसको चलना सिखाते समय दे रहे हैं। मैं उस लेवल के सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ बात जो आप उसे साइकिल चलाते हुए वो गिर जाता है तब दे रहे हैं। उस उम्र पे तो आप सक्सेसफुली सपोर्ट देते हैं। मैं उस सपोर्ट की बात कर रहा हूं जब उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स उसको छोड़कर जा रहे हैं। मैं उस सपोर्ट की बात कर रहा हूं जब उसे कॉलेज में पहली बार अब एंटर होना है। मैं उस सपोर्ट की बात कर रहा हूं जब उसका बॉयफ्रेंड उसे डिच करेगा। और वो भी कब आपको देना होता है पता है? जब उस बॉयफ्रेंड के लिए वो आपकी बात नहीं सुन रही थी पिछले 4 महीनों से, और चौथे महीने के अंत पे जब वो उसको दगा करके जाएगा और वो अकेली रो रही है, तब आपको सपोर्ट करना है। इट इज डिफिकल्ट। चलना सिखाना और सपोर्ट करना बहुत आसान था, होमवर्क ना किया और सपोर्ट करना तो बहुत आसान था। मगर जो रियल लाइफ के चैलेंजेस वो एक उम्र के बाद जब फेस करेगा, जब वो अपनी फाइल लेकर इंटरव्यू के लिए कहीं जाएगा और उसे जब 3 इंटरव्यूज में रिजेक्ट किया जाता है और एक तरीके से वो जिंदगी से हार कर घर लौटता है, तब उसे सपोर्ट करना। प्रोबेबली तब उसे सपोर्ट करना जब शायद ये होने वाला था, आपने प्रिडिक्ट भी किया था, मगर तो भी जब वो हारा है तब कुछ भी सुनाए बिना, गुस्सा किए बिना उसके पास खड़े रहना। जब उसकी फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में वो फेल हुआ हो और अपने रिजल्ट को छुपाते हुए, दुनिया से छुपाते हुए वो घर लेकर आए, ना उसने दोस्तों को बताया, ना उसने टीचर को दिखाया कि उसका रिजल्ट क्या था, दुनिया से लड़ झगड़ कर जब वो घर आया, और जब आपको पता चले कि वो अपनी फाइनल एग्जाम में फेल हुआ है, तब सपोर्ट करना। बट होता क्या है पता है? तब हम तो शुरू करते हैं, हमने तो 4 महीने से तुझे बताया था कि वो तुझे छोड़ देगा, तेरे साथ गलत करेगा, तू नहीं सुन रही थी। तब तो हम हीरो बन जाते हैं। तब तो हमें फील होता है ना कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। बट वी डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा बच्चा पिछले कुछ वक्त से जो हमारी बात नहीं सुन रहा था, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हमारा बच्चा जो हमारी बात पिछले कुछ वक्त से जो नहीं सुन रहा था, या प्रोबेबली उन दोस्तों के पीछे जा रहा था जो दोस्त आज उसे छोड़ दिए हैं, यू नो, प्रोबेबली आप उसे कह रहे थे कि बेटा पढ़ाई कर, मगर उसने नहीं किया और जिस वजह से वो फेल हुआ, जबकि आप कह रहे थे कि तू फेल हो सकता है, और जब वो रिजल्ट आया है तब सुनाना नहीं है। इट इज यूजलेस, क्योंकि तब तो उसे अपनी गलती का एहसास ऑलरेडी हो चुका है, और तब आप वापस उसे और ज्यादा एहसास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस कुड बी द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ, एंड इज वल्नरेबल एट द टाइम। वो अकेला है, टोटली अकेली महसूस कर रही है, उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत है। मे बी बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स जिसको वो अपना समझ रहे थे, जब कोई अब उसके पास नहीं है, तभी जाकर आपका एक रोल शुरू होता है। और अगर तब आप उसे सपोर्ट करना चूक गए, तब वो बच्चा डिप्रेशन में जाता है।
तब हमेशा के लिए फिर वो बिगड़ जाता है। तब जाकर उसके अंदर वो सुसाइडल टेंडेंसीज आती है। लेकिन अगर तब आप उसके सबसे ज्यादा करीब आ गए, आपको भी पता है कि कुछ साल से आप उससे दूर हो चुके थे, वो आपसे दूर हो चुका था, मगर उस समय अगर आप उसके सपोर्ट में आए, उसके लाइफ में आपसे बढ़कर जो प्रायोरिटी थी ना, वो दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मोबाइल फोन, वीडियो गेम, उस समय पर आपका सपोर्ट देना वो सारी चीजों को वहां से हटा देगा। और वापस एक बार और मौका होगा जब वो आपको अपनी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी बना सकता है। बट मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि ज्यादातर पेरेंट्स वो परिस्थिति चूक जाते हैं। एंड दोस किड्स, दोस टीनेजर्स, दोस यंगस्टर्स आई हैव सीन इन माय प्रोग्राम्स कि जब मैं अपने माइंड पर वर्कशॉप में उनके बरसों के फेलियर्स को, डिप्रेशन को डील करता हूं, सुसाइडल टेंडेंसीज को डील करता हूं, एंड एट द एंड ऑफ द 2 days जब वो बच्चे जाकर अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को ये कहते हैं, बोले आप जो नहीं समझ पाए पिछले 20 साल में, बोले स्नेह देसाई ने वो 2 दिन में समझ लिया, एंड ही क्योर्ड माई प्रॉब्लम। इट्स नॉट अबाउट कि मैंने समझ लिया, इट्स जस्ट अबाउट कि उसके 20 साल में क्या हुआ मैं जानता भी नहीं था, उस इंसान को मैं मिला भी नहीं, लेकिन मैंने उसे तब वो दिया जिसकी उसे जरूरत थी सबसे ज्यादा। एंड व्हाई आई कैन से दिस, बिकॉज मैंने भी अपनी जिंदगी में वो दिन देखा है। हर एक इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई फेलियर्स को फेस करता ही है, अलग अलग तरीके से। कोई अपने रिश्तों में हारता है, कोई पैसों में हारता है, कोई अपनी तंदुरुस्ती को लेकर हारता है। हर एक इंसान ने कहीं ना कहीं ये तकलीफों को फेस किया है। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे ऑफ माई लाइफ कि जब मैं 10th स्टैंडर्ड को जब पास किया था, मेरे लिए पढ़ाई जैसे बहुत मामूली काम था। मतलब कि मैं कम पढ़ाई में, कम टाइम में अच्छी पढ़ाई कर लेता था, अच्छा स्कोर भी कर लेता था। आई वॉज ऑलवेज क्लास में, स्कूल में मैं पहले 5 में रहता था। एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं कहा था कि तुझे फर्स्ट आना है, बट समवेयर जो टेक्निक्स ऑलरेडी मेरे पास थी उसे अप्लाई करके कम पढ़ाई से मैं अच्छा स्कोर कर भी लेता था। आई हैड अ बिग ग्रुप, जब मुझे उन दिनों में कोई पूछता स्नेह तेरे कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मैं कहता कि शायद बेस्ट फ्रेंड का लिस्ट बनाने के लिए 100-150 नाम लिखने पड़ेंगे। उतने फ्रेंड नहीं, मगर बेस्ट फ्रेंड का कभी लिस्ट बनता था। पूरे स्कूल में आई वॉज दैट सुपर हीरो, कि जिसको सभी टीचर जानते होंगे, सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, प्रिंसिपल जानते होंगे, एवरीवन यूज्ड टू नो मी। कहीं पर किसी को काम पड़ जाता था, दे यूज्ड टू कॉल मी। आई वाज दैट स्टूडेंट जो हमेशा लास्ट बेंच पर बैठता था, सबसे ज़्यादा मस्ती भी करेगा, सबसे अच्छा परफॉर्म भी करेगा। बट देन जब मैंने 10th स्टैंडर्ड को पास किया, एट दैट टाइम सिचुएशन ये आ गया कि मेरे फैमिली में देयर वर फाइनेंशियल क्राइसिस। मेरे पिता का फैक्ट्री बंद हो गया, बैंक वालों ने हमारा घर ले लिया, एंड हमें किराए के मकान पर रहने के लिए जाना पड़ा। जो गाड़ी, जो ड्राइवर मेरे पास अवेलेबल था, सब चले गया। जिस स्कूल में मैं 10th पास किया, वहाँ पर साइंस स्ट्रीम अवेलेबल नहीं था, एंड मैंने साइंस सेलेक्ट किया। सो मेरा स्कूल चेंज हुआ, स्कूल चेंज हुआ, आसपास का माहौल, दोस्त, सिचुएशन चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हो गई, बिकॉज हम किराए के मकान में रहना शुरू किए। और अब सिचुएशन ये था कि कभी पापा का पुराना बाइक मिलता था स्कूल जाने के लिए, तो कभी बस में जाना पड़ रहा था, कभी साइकिल के ऊपर जाना पड़ रहा था। नाउ इन दोज डेज जब मुझे सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब वो सारा ग्रुप, दोस्त जैसे मुझसे दूर हो चुका था। जब मेरा बहुत अच्छा घर था, मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया गया, उन दिनों में जितने दोस्त और सब हर दिन जो घर आते थे, सब आना बंद हो गया। नाव नई स्कूल में, नई जगह पर, मेरा हमेशा से एक पैटर्न बचपन से रहा था कि मैं एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में पढ़ाई करता था, अच्छा स्कोर भी कर लेता था। इट हैपेंड सो कि तब मैं धीरे धीरे स्कूल कम जाता था, ट्यूशन्स नहीं जाता। ट्यूशन तो वैसे मेरी लाइफ में कभी थे नहीं, बट 11th में पहली बार साइंस जब लिया तब ट्यूशन्स मेरे रखे गए थे। ये अलग बात थी कि मैं ट्यूशन ज़्यादा जाता नहीं था, बट सिचुएशन ये होने लगा कि मैं
क्लास में जब कम मौजूद रहता था तो मैं जब चैप्टर 4 चल रहा है और चैप्टर 2 ही मेरा क्लियर ना हो और अगर क्लास में कोई सवाल जवाब होंगे तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। पुरानी स्कूल में भले मुझे कुछ भी नहीं आता था, बट टीचर्स और सबको ये पता था कि ये कवर अप कर लेगा। उन दिनों में एग्जाम के आखिरी दिनों में वो टीचर के पास मैं चले जाता था, मुझे वो सिखा देते थे, स्पेशल क्लास दे देते थे एंड आई वाज ओके। ये नई जगह पर जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, प्रॉब्लम ये हो गया, ना कोई मदद करने वाले दोस्त, ना कोई कॉपी करने के लिए असाइनमेंट्स कंप्लीट करवाने के लिए कोई ऑप्शंस, और ना ही कोई टीचर्स मुझे जानते थे। एंड धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उस क्लास में मैं एक टूल बन गया सबके लिए मजाक बनाने का। जानबूझकर टीचर्स मुझसे सवाल करेंगे जबकि वो जानते हैं कि मेरे पास जवाब नहीं है। जानबूझकर क्लास के बीच में मुझे खड़ा किया जाएगा ये दिखाने के लिए कि ये बच्चा काबिल नहीं है। एंड जो लग्जरीज मेरे पास अवेलेबल थी, पैसा, घर, वो सब जब हट गया, जेब से पैसा खाली हो गया, बस और साइकिल पे ट्रैवल किया, तो ऑटोमेटिकली लाइफ को लेकर भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था। एंड इन दो सिचुएशन मेरी कंडीशन ये थी कि 11th तो कैसे भी करके धक्का मारकर मैंने पास किया। मैं 12th में आया और मैं अब स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। स्कूल मेरे लिए एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि जहां पर मैं ना टीचर्स को ना किसी को फेस करना चाहता था। वहां पर हर सुबह मैं घर से निकलता स्कूल के टाइम पर, स्कूल का टाइम खत्म होता और घर वापस आता, मगर मैं स्कूल नहीं जाता था। मेरे साथ रहना आने वाली 10 मिनट, बिकॉज ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। और इस ट्रू स्टोरी में मेरे पेरेंट्स के कौन से सही डिसीजंस क्या क्रिएट किए वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। एंड प्रोबेबली इस प्रोग्राम के अलावा ये स्टोरी कहीं पर भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ की शेयर नहीं करता हूँ। आई बिलीव एज अ पेरेंट आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। 10 दिन के बाद 11वें दिन मैं सुबह से निकला, मेरे प्रिंसिपल का फ़ोन घर गया। आपका बच्चा पिछले 10 दिन से स्कूल नहीं आ रहा, क्या वो बीमार है? मम्मी ने फ़ोन उठाया था एंड शी वॉज शॉक्ड, क्योंकि उनके मुताबिक मैं हर दिन स्कूल जा रहा था। इस न्यूज़ के बाद उन्होंने पापा को फ़ोन किया, पापा ऑफिस छोड़कर घर आए। मैं 11वें दिन उसी मुताबिक स्कूल का टाइम ख़त्म हुआ, घर पहुंचा। डैड ने पूछा, बेटा आपके प्रिंसिपल का फ़ोन आया था कि आप 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहे। समवेयर मुझे कभी उनसे कोई बातों को छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, झूठ नहीं बोला था कभी, क्योंकि उन्होंने कोई बात को लेकर ना मुझे डांटा था ना कभी मारा था। इस वजह से यहाँ पर जब ये सवाल मेरे सामने आया, मैं तुरंत उनके सामने रो पड़ा। मैंने कहा कि हाँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा। उनका पहला सवाल आया, तुम स्कूल नहीं जा रहे? कोई बात नहीं। ये सेंटेंस जैसे ही निकला, देयर वाज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कंफर्ट जो मेरे अंदर था। कोई बात नहीं, तुम हमें ये बताओ, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो तो कहाँ जाते हो? तो मैंने कहा कि मैं सुबह 8 बजे तक इस जगह पर बैठा रहता हूँ और फिर 8:30 बजे उधर ये क्रॉसवर्ड बोलकर एक बुक स्टोर है जो खुलता है, फिर उधर जाता हूँ, उधर ये सारी किताबें मैं पढ़ता हूँ जो वहाँ पर फ्री में पढ़ने को मिलती है, और फिर 12:30 बजे स्कूल का टाइम ख़त्म होता है, फिर घर वापस आता हूँ। बोले ठीक है, ओके दैट्स गुड, बट वो किताबें अगर तुम्हें पढ़नी थी तो तुम हमें बता सकते थे, वो मैं तुम्हें खरीद कर घर पे दे सकता था। मैंने कहा डैड, वो किताबों की कीमत काफ़ी है, कोई 400 रुपये की किताब है, कोई 800 की है, और मैं जानता हूँ कि आपकी कंडीशन क्या है। सो मैं आपको नहीं चाहता था कि कोई खर्च बढ़े। ओके कोई बात नहीं, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, क्या वजह है उसके लिए? तब मैंने उनको समझाया कि स्कूल में मेरे लिए
क्या माहौल था, टीचर्स क्या कर रहे थे, तो आसपास क्या हो रहा था मेरे साथ। नेक्स्ट डे मेरे पिता स्कूल आकर टीचर्स का पूरा एक मीटिंग स्टाफ रूम में सबको बिठाकर प्रिंसिपल को साथ रखकर जो फायरिंग दिए, जो गुस्सा किया उन लोगों पर, उन लोगों को दिमाग में एक चीज बिठाई दैट आई एम पेइंग यू फॉर माई किड। आपको कोई हक नहीं है उसका इंसल्ट करने का, उसकी बुराई करने का। डजेंट मैटर कि वो फेल हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको मैं ये हक नहीं देता हूं कि आप उसको रुलाए या उसका मजाक बनाए। एंड उन्होंने मेरे लिए स्कूल का एटमॉस्फेयर वापस सेट किया जहां पर मैं वापस ज्वाइन कर सकूं, स्कूल जा सकूं। एंड आई स्टार्टेड स्कूल बैक अगेन, बट देन स्कूल में ज़्यादा मेरा मन नहीं था, समवेयर मैं वो साइंस की पढ़ाई में बोर हो रहा था। डैड ने मुझे समझाया जब आखिरी 1.5 महीना बाकी था मेरे 12th साइंस बोर्ड का कि बेटा थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, पास हो जा, फिर कोई बात नहीं, अगर इनकेस तुझे कॉलेज जाने का मन ना हो तो हम तुझे फोर्स नहीं करेंगे, बट जो तूने शुरू किया है, ये पूरा साल शुरू हो चुका है, तो उसे सक्सेसफुली खत्म कर ले, पास हो जा, हमें कोई रैंक नहीं लाना, बोर्ड में नंबर नहीं लाना, बट इतना पास कर ले, फिर तू जो कहेगा वो हम करेंगे। मैं अपने 12th साइंस का एग्जामिनेशन दिया, मेरा रिजल्ट आया, तब तक डैड ने कहा कि ठीक है अब तू आगे क्या करना चाहता है सोच ले और हमें बता। और तब तक मैंने इंटरनेट से कुछ ऐसी जानकारी को इकट्ठा किया और डैड के सामने लाकर रखा कि डैड मैं ये करना चाहता हूँ, जो इंडिया में शायद कोई जानता नहीं था उन दिनों में। साइकोलॉजी के टॉपिक्स थे, पैरासाइकोलॉजी था, कम्युनिकेशन की कुछ बातें थी, माइंड का कुछ साइंस, बाहर की कुछ यूनिवर्सिटी की पढ़ाइयाँ। इंडिया में उन दिनों में ये चीज़ों का समझ किसी को नहीं था। तो डैड ने मुझसे पूछा कि बेटा तो अगर तू ये सब पढ़ेगा तो इंडिया में इसकी वैल्यू है? मैंने कहा डैड इसकी इंडिया में कोई वैल्यू जानता नहीं है, इसी वजह से मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इंडिया में पहला बंदा बन जाऊंगा जो ये चीज़ें जानता होगा। अब मेरा रिजल्ट आया और गलती से मैं पास भी हो गया। तब तक हमारी एक आखिरी प्रॉपर्टी बिकी, बैंक ने बेसिकली ले लिया। अब कुछ पैसा मेरी माँ के पास अवेलेबल था, गहने वगैरह जो सेविंग्स उनके थे, तो उसमें से कुछ पैसा इकट्ठा किया गया और ये सारी पढ़ाई के लिए मुझे भेजा गया। जो लास्ट सेविंग्स मेरे फैमिली के पास बाकी थे, सभी एसेट्स प्रॉपर्टीज को बेचने के बाद जब मेरे डैड का कामकाज वैसे बंद ही हो चुका था, बट तो भी वो बेचारे कोशिश करते रहते थे कुछ ना कुछ करने की, एंड वो सारा पैसा मेरे पीछे इन्वेस्ट किया गया मेरी पढ़ाई के लिए। इंटरेस्टिंगली अभी भी वो लोग ये नहीं कह रहे कि तू कॉलेज जा, अभी भी नहीं कह रहे इंजीनियर बन, अभी भी नहीं कह रहे कि तू नौकरी कर, कुछ भी नहीं। जो आखिरी अवेलेबल था माँ के पास वो भी मेरे पीछे इन्वेस्ट किया गया और डैड मुझसे बस इतना ही कहे थे कि 2 साल मैं तुझे देता हूँ, 2 years, तू तेरी लाइफ के साथ जो भी करना चाहे कर, वी गिव यू ऑल द फ्रीडम एंड ऑल द सपोर्ट, वन कंडीशन, अगर 2 साल के अंदर तू जो कह रहा है उतना सक्सेसफुल तू नहीं हो पाए तो 2 साल के बाद हम जो कहेंगे उसके मुताबिक तुझे जीना होगा। And I was like, that's totally fine, no problem, I'm totally okay with that. And मेरे पीछे वो इन्वेस्टमेंट्स किए गए और वो भी ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की जो मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि उसका वैल्यू इंडिया में है या नहीं है। उन चीज़ों को मैं गया, पढ़ा, अलग ही सब्जेक्ट्स पर मेरी पढ़ाई हुई जो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स थे। मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं उससे कुछ अलग ही करना चाहता था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो डॉक्टर्स ना कर पाए, मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो सीएस नहीं कर पाते हैं, जो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जो अभी तक एमबीएस नहीं कर पाए हैं। एंड दैट्स वेयर जो मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और मैंने अपने करियर को उसके बाद जब शुरू किया ऑलमोस्ट 17 साल की उम्र पर, तो मैंने अपने बिजनेस को पहले स्टार्ट कर लिया था जब मैं ये पढ़ाई करना शुरू किया था तभी से। एंड पैरेलल मैंने अपने बिजनेस को डेवलप करना शुरू किया। एट 19 2 साल कंप्लीट हुए थे। एट 19 किराए के मकान से हमारी शुरुआत हुई थी। जब मैं 19 साल का हुआ तब मैंने अपनी लाइफ का पहला सपना पूरा किया था जब मैंने अपने दम पर एक मर्सिडीज खरीदा था। एंड द जर्नी
वेंट ऑन। बस इतना कहूँगा कि जब तक मैं 25 का हुआ तब तक तो मेरे पास एक BMW और 4 मर्सिडीज मौजूद थे। I had built up almost 6 different companies by then and the journey was so amazing। मगर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इस कहानी के साथ, ना मैं इंजीनियर बन पाया ना मैं डॉक्टर बन पाया। उसके बाद ठीक है मैंने MBA भी किया, बट देन वो कभी मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं था, करने के लिए किया था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। बट मेरी सभी पढ़ाई लिखाई उस सब्जेक्ट में हुई जो मैं करना चाहता था। एंड देन आई डिड माई PhD एंड देन आई डिड वन मोर PhD। आई बिकेम ए डॉक्टर, बट देन वो अगेन दोनों PhD उस सब्जेक्ट्स में थे जो सब्जेक्ट्स में मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। बट इंटरेस्टिंगली ना मैं मेडिकल डॉक्टर बना, ना CA, ना इंजीनियर। बट आज ये ज़रूर कह सकता हूँ कि चाहे डॉक्टर्स, चाहे मेडिकल एसोसिएशन, चाहे CA एसोसिएशन, वो सारे मुझे इनवाइट करते हैं अपने वहाँ कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। चाहे आपने ऑन्कोलॉजिस्ट को सुना होगा, कैंसर सर्जन जिनको आप बोलते हैं, MD स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जिनको मैं अपने पेशेंट्स के लिए थेरापीज देता हूँ कि जहाँ पर मेडिकल साइंस अटकता है वहाँ पर कैसे मेरी थेरापीज काम करना शुरू करती है। जहाँ पर MBAs और CA बिजनेस को ग्रो करने के लिए अटक जाते हैं वहाँ पर मेरी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज शुरू होती है कि जो उनको फाइनेंशियल चेंज ला कर देती है। बट देन ये बातों के द्वारा मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि टुडे लाइफ हैज़ टोटली चेंज्ड। आज मैं जिस घर में रहता हूँ 40 रूम का हमारा घर है and it has got a gym, disco, squash room, cricket ground, swimming pool, everything is there। अभी आपने दैनिक भास्कर ग्रुप का नाम सुना होगा, जिनका न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं। उन्होंने मेरा नाम चुना था गुजरात के टॉप 25 यंग बिजनेसमैन के रूप में, या फिर ऐसे तो काफ़ी सारे अलग अलग दुनिया भर के अवार्ड्स मुझे मिलते रहे। या अभी एक भारत निर्माण का मुझे अवार्ड मिला कि बिल्डिंग इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा अवार्ड था जो मुझे दिया गया था। या आउट ऑफ इंडिया आपने फोर्ब्स का नाम सुना है। फोर्ब्स लिस्ट में जो कंपनी आती है, ऐसी कुछ कंपनियों को ट्रेनिंग देने का मौका कभी मुझे दिया गया है। आई बीन ऑनर्ड विद दैट। या फिर टुडे लैक्स ऑफ पीपल वुड बी बेनिफिटिंग फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स या डिफरेंट टेक्निक्स। बट आपको जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मुझे देखकर ऐसा लगता होगा, मेरा चेहरा देखकर आप एक अंदाज़ा लगा पाए होंगे ना कि लगता है कि ये कोई बच्चा है जो अपना करियर शुरू कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, राइट नाउ आई एम 29, मैं 29 साल का हूँ और मैं अपना करियर शुरू तो नहीं कर रहा फ़िलहाल, मगर 26 साल की उम्र पे मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। मतलब कि 26 साल की उम्र पे मैंने अपनी लाइफ के जितने गोल्स रखे थे, गाड़ी, बंगला, घर, बिजनेस, पैसा, सब मैंने अचीव कर लिया था। तब से लेकर अभी तक, आज भी और आने वाले बरसों में जो भी मैं करूँगा वो सिर्फ एक ही पर्पस से मैं करता हूँ, एंड दैट इज़ कि आई वॉन्ट टू गिव मोर एंड मोर टू द पीपल अराउंड। आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल इन एज मैनी वेज आई कैन, एंड दैट्स व्हाट आई एम इनटू नाउ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ और लोग जुड़ सके और इस पॉजिटिव मिशन में हम आगे बढ़ सके। बट एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आज भी मेरे पेरेंट्स मेरे प्रोग्राम में आते हैं और बहुत कम लोगों को पता भी होता है कि वो कहाँ है। आज दिन तक वो कभी किसी के सामने ये नहीं दिखाए है कि इसने हमारा बेटा है, हमारी वजह से सक्सेसफुल है, कभी नहीं। आज दिन तक उनको कभी स्टेज पर नहीं बुलाया गया है। आज दिन तक पब्लिकली उनको मैंने ना स्टेज पर बुलाया, ना कभी थैंक्स कहा। और कभी मैं चाहता भी था तो उन्होंने मुझे मना किया था कि बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। वो अपने आप को आज भी एक सिंपल इंसान समझते हैं, ना कि मेरे पेरेंट्स और ना कि मेरी आइडेंटिटी का कहीं पर भी वो कोई बेनिफिट लेते हैं। मैं उनको काफ़ी बार बताता हूँ, डैड ये जूते, उनके कभी मैं देखता हूँ तो उनसे कहता हूँ, डैड डू यू नो इस जूतों को मैंने 1 साल तक इस्तेमाल किया था, उसके बाद निकाल फेंका था। आपने कहाँ से निकाल कर पिछले 6 महीने से आप ये पहन रहे हैं, मुझे नहीं पता है। मैं उनको काफ़ी बार कहता हूँ, डैड ये वाला टी शर्ट जो आप पहन रहे हैं 3 महीने मैंने इस्तेमाल करके उसका कलर थोड़ा सा कम हुआ था, फेंक दिया था।
आप कैसे ये पहन रहे हैं मुझे नहीं पता है। और तब मुझे वो क्या जवाब देते पता है, बेटा तू जो कमाता है वो तेरा है, मैं वो पैसों को खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए तूने भले 3 महीने में टी शर्ट फेंक दिया मगर अभी भी पहनने लायक है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी मैं अपनी माँ को जब ये कहता हूँ कि भाई मैं 2 आदमी ज़्यादा रखूँ, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, और तब वो कहते हैं बेटा फिर पूरा दिन मैं अकेली बैठ कर क्या करूँगी, आई नीड सम एक्टिविटी एंड दैट्स वेयर शी कीप्स हरसेल्फ बिजी। बट देन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े, कोई स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, कोई दूसरी एक्टिविटीज़ या कोई भी काम में। एज अ पेरेंट अगर आप उसे समझ पाए और उसे सही लेवल पर सही सपोर्ट दे पाए, यू कैन क्रिएट वंडर्स, यू कैन क्रिएट मिरेकल्स। और ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स को ब्लेम करने वाले बहुत सारे लोग थे उस समय। जब उन्होंने ये कहा था कि कॉलेज नहीं जाएगा चलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा चलेगा, उन पर बहुत उंगलियां उठी थी। वो सारे, जिसमें से कुछ मेरे दोस्तों के पेरेंट्स थे तो कुछ हमारे समाज के लोग थे, ये ज़रूर कह सकता हूँ वो सारे जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो भले आकर मेरे पैर छूते हो, बट वो सारे जो मेरे पिता से भी उम्र में बड़े हैं वो आज भी मेरे पिता के आके पैर छूते हैं। दैट बोले जो विजन आपके पास था, बोले जो पॉजिटिविटी आपके अंदर थी और जो क्वालिटी आप अपने बच्चे में देख पाए थे, बोले वो आज दिन तक हम कभी नहीं कर पाए अपने बच्चे के लिए। सो इट्स जस्ट बट देन इसी के साथ 1-2 छोटी छोटी बातें और भी शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट मत करो, अपने बच्चे के अंदर इन्वेस्ट करो। दिस इज अ ह्यूज पॉइंट। ना उसे महंगे कपड़े की जरूरत है, ना उसे आईफोन दिलाने की जरूरत है, ना हॉट व्हील्स की कार की आवश्यकता है। जरूरत है तो उसे क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत है, तो उसे अच्छा एजुकेशन देने की ज़रूरत है, तो उसे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भेजने की ज़रूरत है, तो कम उम्र पे ही सही उसे अच्छे अच्छे टीचर्स, ट्रेनर्स और गुरुओं के पास लेकर जाओ। मैं 4 साल का था तब मैंने मेडिटेशन सीखना शुरू किया था, और 4 साल की उम्र से अभी तक ऐसे कोई संत महात्मा टीचरों को बाकी नहीं रखा होगा कि जहाँ पर मुझे मौका मिला हो और एज अ स्टूडेंट मैं गया नहीं हूँ। मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी हैज़ बीन अ ग्रेट बेस विच हैज़ ऑलवेज बीन देयर। और आस्था, संस्कार, बड़ी बड़ी टीवी चैनल पर जिनको आपने देखा होगा, बड़े बड़े संत महात्माओं को मुझे मौका मिला है जब उनके बहुत करीब में रह सकूँ और कुछ सीख सकूँ। तो जब मुझे बचपन से ही ऐसी प्रोसेस में पास किया गया था, सो दैट्स वेयर जो मेरे अंदर पावर डेवलप किया गया, तब जाकर 17 साल की उम्र पे जब मेरे पिता ने मुझे 22 लाख रुपए का कर्जा दिया था और जब मैंने अपना करियर शुरू किया, तो आई वॉज एबल टू डू इट सक्सेसफुली जस्ट बिकॉज कि उन्होंने सही चीज़ों को मेरे अंदर डाला था। एंड पेरेंटिंग के 4 फेज होते हैं, और ये जो 4 फेज है उसमें सबसे पहले जब आपका बच्चा छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, कि हर एक चीज़ आपको बच्चे को करके देनी पड़ेगी व्हेन ही इज अ टॉडलर एंड फिर आता है कोचिंग। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है फिर आपको हर एक चीज़ों को लेकर उसको कोच करना है, मतलब उसको सिखाना है, शू लेस बांधना सिखाना है, शर्ट के बटन बंद करना सिखाना है, बाल कोम करना सिखाना है, हर एक चीज़ें आपको सिखाना होगा उसे। फिर बच्चा और भी बड़ा होगा, लाइक 12-14 साल का, तब सपोर्टिंग, तब आपको उसको कुछ भी सिखाना नहीं है, मगर जहाँ जहाँ वो पीछे पड़े, जो ना कर पाए, जहाँ पे वो अटके, उधर उधर बीच में आना है और उसको सपोर्ट करते रहना है। और फिर बच्चा और भी बड़ा हो जाए, 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, फिर आता है डेलीगेटिंग, कि जिसके बाद आप अब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसको काम देंगे और वो अपने तरीके खोजेगा उसी काम को करने के लिए। एंड दैट्स वेयर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोचिंग तो अच्छा दिया, बट देन सपोर्टिंग का जो रोल था, जो बच्चे का पीरियड होता है ना 15 साल से 20 साल का, बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है उसकी लाइफ का, सबसे सेंसिटिव जोन है 15 से 20 का, एंड दे वर देयर टू सपोर्ट। एंड देन
22-23 साल की उम्र पे एक सर्टेन लेवल पर मैं पहुंचने लगा, देन डैड डेलीगेटेड एवरीथिंग ऑन मी, हर एक बिजनेस, हर एक काम काज उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया। फिर उन्होंने मुझे एडवाइस देना बंद कर दिया। ये चीज़ बहुत समझने लायक है कि एक सर्टेन उम्र के बाद अगर आप अपने बच्चे को एडवाइस देंगे और कुछ भी सिखाने जाएंगे, बच्चा तुरंत सामने जवाब देगा, क्योंकि अब उसे पसंद नहीं है कि आप उसे कुछ सिखाएं। अगर वो आपसे पूछे तो अलग बात है, बट सामने चल के सिखाना नहीं है, अब सिर्फ डेलीगेट करना है, काम सौंपना है, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जो भी एक्शंस लेंगे अपने बच्चों के लिए, रिटर्न में आपको वही मिलेगा। आपकी लाइफ के जो भी कर्म है उसके नतीजे आपको आपके बच्चों के द्वारा मिलेंगे। तो आपके कर्म कैसे हैं वो जवाब तो वो आपको दे ही देंगे। आई एम 29 राइट नाउ, और द बेस्ट पार्ट ऑफ अवर लाइफ इज, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट सक्सेस, इट्स नॉट अबाउट द अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, इट्स अबाउट कि आज भी हम खुशी से एक घर में एक छत के नीचे सब साथ रहते हैं। अदरवाइज एज यू ऑल नो कि क्या चैलेंजेस फेस होते हैं, और अगर कोई मुझसे पूछे कि लास्ट टाइम आपके घर में कभी कोई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ था, देन द आंसर इज याद नहीं है। सो एनीवेज, एज आई कम टू द एंड, आई वुड रिकमेंड कि आप सभी हमारा जो पेरेंटिंग का डीवीडी या जो पेरेंटिंग का बुक है वो भी खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं जो इस फ्लो में थोड़ा आगे पीछे मैं चलता हूँ, बट बुक या रिकॉर्डेड प्रोग्राम में हर एक चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो सुना अप्लाई करोगे, महीने के बाद वापस सुनो, महीने के बाद वापस, सो दैट्स वेयर इस चीज़ों को रिपीट करके जो अंदर उतरेगा, दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट। बट नाउ मैं ज़रूर यहाँ पर आपसे पर्सनल लेवल पर कुछ कहना चाहूँगा या क्वेश्चंस भी लेना चाहूँगा। इफ़ इन केस यू आर इंटरेस्टेड, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो सिर्फ ऐसे ही रहते हुए आई वुड लाइक टू डील विद कपल ऑफ क्वेश्चंस। वी हैव वन क्वेश्चन हियर सर। यस, आपसे जानते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम कुलदीप है। सर, जो बच्चे छोटे हैं और 25 तक के हो गए हैं, वो हमारी बात मान चुके हैं या हमको समझा सकते हैं, बट जो बच्चे बड़े हो गए, उनके भी बच्चे हो गए और पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में दूरियां हैं, तो उनको कैसे नज़दीक ला सकते हैं सर? उसके लिए कुछ सॉल्यूशन। देखिए, पेरेंटिंग शब्द का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, तो ये प्रोसेस जन्म से शुरू होती है, और फिर तो हमारे कर्मों के नतीजे हमें मिलते हैं। सर, कोई ऐसा रास्ता है, गलती हो गई है तो उसमें कुछ सुधार हो सकता हो? उसके लिए माइंड पावर वर्कशॉप। थैंक यू सर। या बिकॉज फिर जो बरसों के ईगो और रिलेशन प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं माइंड पावर वर्कशॉप रिकमेंड करूंगा, बिकॉज वहां पर जो रिलेशनशिप का अपना टेक्निक है वो ट्रांसफॉर्मेशंस लोगों के अंदर लाता है, बट अदरवाइज वो एक सही एज पे सही चीज देना आवश्यक है। सो यस, इफ एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आस्क और शेयर समथिंग, ओके, वी हैव फ्यू पीपल। एंड मैं एच.के. चतुर्वेदी। टेम्पर बहुत जल्दी लूज होता है, उसको कैसे कंट्रोल करें? क्या कह रहे सर? टेम्पर, गुस्सा बहुत आता टेम्पर, है। ओके, किसे आता है? मेरे को आता है। आपको गुस्सा आता है? उसको क्यों कैसे आता है? कंट्रोल करना है? क्यों आता है? नहीं, कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, बट कभी कभी आ जाता है। क्यों आता है? आता है, वो पता नहीं चलता सर। आता है, पता नहीं चलता है। इंटरेस्टिंग। गुस्सा आता है, पता नहीं चलता है। वेरी इंटरेस्टिंग। छोटा बच्चा जब 2 महीने का होता है ना, सुसु कर लेता है, पता नहीं चलता है। प्लीज अंडरस्टैंड, हम सभी अपने आप को बड़ा समझते हैं, बट सिर्फ अपने बच्चों से 20-25 साल जल्दी आना इस दुनिया में मतलब ये नहीं है कि हम बड़े हैं। पहले तो अपने अंदर बदलाव की चाहत रखना जरूरी है, सीखने की अभी भी चाह रखना जरूरी है। सर ने जो पॉइंट यहाँ पर कहा उसका मैं आंसर करूँ उससे पहले
हम सभी के अंदर खामियां भरी हुई है, बट बदलाव की चाहत जरूरी है। और तब जाकर ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो मैं लोगों को अलग अलग टॉपिक्स पर दे रहा हूँ वो हेल्प करते हैं। स्कूल और कॉलेज के बाद लर्निंग खत्म नहीं होता है, उसके बाद तो लाइफ का लर्निंग शुरू होता है। और हमेशा उस लर्निंग में रखो अपने आप को, जिससे इन खामियों को हम और भी सुधार के अपने आप को बेहतर करें। सर ने जो सवाल किया है, गुस्सा बहुत आता है, आप में से काफ़ी लोगों का ये इश्यू हो सकता है। गुस्सा क्यों आता है? अगर ये सवाल आप पूछे तो उसका जेन्युइन आंसर ये है, मैं जो चाहूँ वैसा जब ना होता हो तब मुझे गुस्सा आता है। मैंने चाहा वैसे उसने ना किया इसलिए गुस्सा आया, मैंने चाहा वैसी परिस्थिति ना आई इसलिए गुस्सा आता है, मैंने सोचा वैसा नतीजा ना मिला इसलिए गुस्सा आता है। गुस्सा आने के पीछे एक ही वजह है, हमने जो सोचा और चाहा जब वो ना हो तब गुस्सा आता है। अब एक सवाल, अगर दुनिया में हर एक इंसान ये माने मैं जो चाहता हूं वो ही होना चाहिए वरना मैं गुस्सा करूंगा, तो दुनिया अभी तक खत्म हो चुकी होती, एक दूसरे पर एटम बॉम्ब डाल चुके होते, न्यूक्लियर मिसाइल फायर कर चुके होते। और एक बात तो पक्की है, 4th वर्ल्ड वॉर कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर गलती से 3rd हो गया तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि 4th के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर ये दुनिया अभी भी टिकी हुई है और चल रही है तो वो उन लोगों पर नहीं है जिनको गुस्सा आता है, वो उन लोगों पर है कि जो इस माहौल में भी अपने आप को शांत रखना जानते हैं। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स को गुस्सा नहीं आता है। मेरे पिता जब बिजनेस संभालते थे, मेरे ऑफिस के टीम मेंबर्स को पूछ कर देखो, हर 2 दिन पे गाली सुनते थे, वो भी बहुत गुस्से वाले थे, बट उनको इतनी सभानता थी कि कहाँ वो गुस्सा बाहर लाना, कहाँ नहीं लाना। गुस्सा इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अवेयरनेस। हम होश में नहीं रहते हैं, जोश में आ जाते हैं। होश में रहने के लिए एक सिंपल टेक्निक से शुरू करो। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो, ब्रीथिंग पे फोकस करो 10 मिनट के लिए, एवरी डे फॉर 1 वीक। 8वें दिन से ब्रीथिंग पर फोकस हटाकर 1 हफ्ते के लिए आसपास आंखें बंद करके जितनी आवाजें चल रही है सब आवाजों को सुनना है, छोटी से छोटी आवाजों को सुनो। 1 हफ्ता ये करने के बाद 3रे हफ्ते मेडिटेशन शुरू करना है। कोई भी तरीके से मेडिटेशन करो, इंटरनेट से कोई टेक्निक पा लो, मेरा कोई सीडी खरीद लो या कहीं से आपने सीखा हुआ है तो उसको अपनाओ, कैसे भी मेडिटेशन शुरू करो। 21 दिन का प्रोसेस दे रहा हूं। पहले हफ्ते क्या करना था? ब्रीथिंग पे ध्यान देना था। दूसरे हफ्ते क्या करना था? आंखें बंद करके सिर्फ आसपास की छोटी सी छोटी आवाजों को सुनना था 10-10 मिनट के लिए। और तीसरे हफ्ते क्या करना था? मेडिटेशन। 21 दिन का ये प्रोसेस। ये 21 दिन का प्रोसेस आप रेगुलर करो। 21 दिन के बाद जो टेम्पर खोने की बात है, अपना कंट्रोल खोने की बात है, गुस्सा करने की बात है, 21 दिन के बाद जब आप मेडिटेशन करेंगे तो हर रात को करेंगे, पूरे दिन में जिस भी टॉपिक को लेकर अपने को गुस्सा आया, मेडिटेशन में रात को सोते समय जब मेडिटेशन करेंगे याद करेंगे कि आज उसके सामने मैंने गुस्सा किया, सोचेंगे किस कारण से मुझे गुस्सा हुआ, किस कारण से मैं गुस्सा हुआ, क्या वजह थी उसके पीछे। सोचते हुए अपने आप से कहो आई रिलीज दैट, मैं उसे छोड़ता हूँ अपने अंदर से, क्योंकि मुझे पता है कि उस पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। हर रात सोने से पहले ये प्रोसेस और 7 दिनों तक होगा। दिन के दौरान जिस भी टॉपिक पे गुस्सा आया उस पर ये होगा, लेकिन ये प्रोसेस आखिरी वाला सर वो आपको रेगुलर करना पड़ेगा।
तब तक कि जब तक 15 दिन महीने तक आपको ये फीलिंग ना आना शुरू हो जाए कि हाँ मेरा गुस्सा पहले से काफी अब कंट्रोल में आ चुका है। जब आजू बाजू के लोग यह कहना शुरू ना कर दे, सर आपका नाम? चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, जब आपके आसपास के लोग आपको ये कहना शुरू ना कर दे कि आप पहले से काफी शांत हो गए हैं या पहले जैसा आप गुस्सा नहीं करते हैं। आई होप सभी को समझ आ रहा है किस सीक्वेंस का प्रोसेस मैं दे रहा हूं। राइट, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज गुस्सा यानी कि जोश में आ जाना ये एक ऐसी चीज है जो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज पर होती है। अंदर कुछ पैटर्न्स होती है, उस पैटर्न्स को ब्रेक करना, क्योंकि बरसों की आदत है, थोड़ा सा वक्त महीने 1.5 महीने का देना पड़ेगा, बट इट कैन रियली वर्क बाय दिस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये शुरू कर सकते हैं। या थैंक्स लॉट सर। हम यहाँ पर पेरेंटिंग का प्रोग्राम लिए हैं, फिलहाल पेरेंटिंग पर सवाल पूछेंगे, ठीक है? सो वी हैव मोर पीपल, कैन वी पास ऑन द माइक टू हर? मैं तनु सिंघी। आपने कमिटमेंट के बारे में बताया था, उसमें एज क्राइटेरिया अगर 5-6 साल का बच्चा है उसको हम बताएं कि 2 घंटे टीवी देखनी है, तो वो एक टाइम हाँ बोलते हैं, उसके बाद उन्हें पता नहीं चलता है कि 2 घंटे कि Right. उसके बाद ठीक है देखना है। और देखिए, सबसे पहली बात, बच्चों को याद होगा तो भी वो कमिटमेंट तोड़ेंगे, क्योंकि वो वही याद रखेंगे जो उनके फेवर में है। ऑलराइट, और वहीं पर तो हमारा रोल आता है। ओके, हम कैसे उसे फील करवाएंगे? नहीं, आप उसे सिर्फ याद करवाएंगे, कोई चीज़ को आपको फोर्स नहीं करना है, बट उसे याद करवाएंगे। और अगर वो टीवी बंद करना है या वीडियो गेम बंद करना है तो उसे कहेंगे बेटा नाउ दिस इज द टाइम कि आपको ये बंद करना चाहिए, चलो हम कुछ और करते हैं, और कुछ और प्रोसेस या एक्टिविटी में आपको उसको जोड़ना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वो छुड़वाने के लिए कुछ और हाथ में थमाना पड़ेगा, राइट? और उसके लिए मैंने कहा था कि मे बी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स में काइंड ऑफ खिलौने या कुछ ऐसी गेम्स आप खोज सकते हैं जो डेवलपमेंट के लिए हो या क्रिएटिव हो। मैंने आपको फ्लिंटो का एक एग्जाम्पल दिया था, आप ट्राई करके देखिए, सर्च करके, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको मिलेगी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने बच्चे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं कि वो 5 साल के बच्चे पर? 5 साल का। हर एक बच्चे पर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं जो वो कर सकता है। एग्जाम्पल, एक 5 साल के बच्चे को भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि वो टिकट काउंटर पे जाकर के 100 रुपए के नोट देकर एक टिकट खरीद सकता है पिक्चर की, जहां पर आप 10 फीट की दूरी खड़े हैं, देख भी रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ी थोड़ी चीजें, कुछ चीजें आप शुरू करवाओ। एग्जाम्पल, आप उसको कह सकते हैं कि बेटा वो प्लेट्स अब यहाँ से उठाकर आप वहां तक रखो, चलो सब गेस्ट आए हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व करो, क्योंकि बच्चे का जितना इन्वॉल्वमेंट आप जिस भी कार्य में लेंगे उसका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एक तरीके से समझ बढ़ेगा। दिवाली की सफाई है, काम करवाना है, उसमें भी आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ऑलराइट, सो वी गॉट मोर पीपल एंड यस सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम इंद्रजीत चावड़ा है। मैं 2 डॉटर के पिताजी हूँ। मेरी पहली डॉटर है वो 11 साइंस में और छोटी वाली 8th में है। दोनों DPS की स्टूडेंट हैं। मेरा सर प्रॉब्लम है कि मैं 6-7 महीने से दोनों डॉटर के बीच में बनता नहीं है। अकेले रहते हैं तो अच्छा अच्छा बनता है, लेकिन पेरेंट्स रहते हैं तो बहुत ज़ोर से झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को मार भी लेते हैं कभी कभी। राइट। सो मैं और मेरी वाइफ दोनों ये फेस को काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट वी कैन नॉट रिजॉल्व दिस इशू। ये जो फेज है दोनों बच्चों का, ये फेज और 4 से 5 साल का है। जब हम उम्र और साइकोलॉजी की बात करते हैं तब इस फेज को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, इस फेज को आप रिड्यूस कर सकते हैं। और ये जो झगड़े होते हैं वो जिस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं उस फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा सकते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल, अगर अभी 2 दिन में होता है तो उस फ्रीक्वेंसी को 1 हफ्ते पर लेकर आ सकते हैं, 10 दिन पर लेकर आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पर लेकर आ सकते हैं। बट कुछ भी कर लो, महीने में 1 बार तो वो होगा। बट अब वो कैसे किया जाए, उसके लिए एज अ पेरेंट आपके लिए अब एक रोल प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। बिकॉज दोनों बच्चों की जो एज है और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस और आर्ग्यूमेंट्स है, उसमें आप कुछ भी समझाओगे वो ज्यादातर फायदा ये लेंगे
छोटी वाली ये कहेगी कि आप बड़ी वाली का साथ दे रहे हैं और बड़ी वाली ये कहेगी कि आप छोटी वाली का साथ दे रहे हैं, और इसलिए फिलहाल आपकी कंडीशन ये है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा कह रहा हूँ ऐसा, बट उसके लिए मैं आपको एक दो चीज़ें रेकमेंड करना चाहूँगा। ऐसे सिचुएशंस में बेहतर होगा कि अगर आप कोई आउटसाइडर की हेल्प ले। एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ मेरे जैसा कोई भी इंसान जो साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझता हो, अगर वो दोनों बच्चियों के साथ थोड़ा सा काउंसलिंग करेगा तो बेटर होगा कि उन दोनों के बीच का गैप और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगा। साथ ही साथ जैसे मैं माइंड पावर वर्कशॉप के बारे में जब लोगों को बताता हूँ तो इवन बड़ी बच्ची जो है उससे आप वर्कशॉप में भी लेकर आ सकते हैं, बिकॉज उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए अगर वो मेरे रिलेशनशिप की साइकोलॉजी के कंसेप्ट को समझेगी तो छोटी के साथ अपने आप को काफ़ी हद तक वो पहले से बेहतर एडजस्ट कर पाएगी। बट एक 100% का ट्रांसफॉर्मेशन देखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी भी जो छोटी डॉटर है आपकी, उसकी वो एज नहीं है जहां पर वो 100% ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, क्योंकि उसका वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल नहीं है। जब लोग मेरे पास आते हैं एक सर्टेन एज के बाद, 25-30 साल की उम्र के, दो भाई बहन, दो सिस्टर्स, दो ब्रदर्स, उनको मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि उनको एक ही सेशन के अंदर मैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि वो लाइफ लॉन्ग झगड़ा नहीं करेंगे। बट इनका उम्र जो है, वो उम्र और उनके अंदर के जो केमिकल चेंजेस है वो ये झगड़ा करवा रहे हैं। इस वजह से उस फ्रीक्वेंसीज को कम कर सकते हैं। बट आपके लिए एज अ पेरेंट सिर्फ सजेशन ये होगा, किसी एक का साइड मत लो, सही कोई भी हो, किसी एक का साइड मत लो। दोनों को इस बात को लेकर कन्विंस करो कि आप कितना भी झगड़ोगे और कितना भी जजमेंट पास करने के लिए हमें कहोगे, हम आप दोनों को इक्वल ही चाहते हैं और इक्वल ही सपोर्ट करते हैं। हम आपको झगड़ना देखना पसंद नहीं करते हैं। आप जब दोनों खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ, तभी हम आप दोनों की डिमांड्स पूरी करेंगे। गलती से भी थोड़ा सा भी पार्शियल स्टैंड आ गया तो वो लंबे समय का प्रॉब्लम बच्चियों के लिए बन जाएगा। ओके सर, अनदर क्वेश्चन। यस। अभी समझो हमने हायर एजुकेशन बोलो या बेटर एजुकेशन के लिए फैमिली को आउट स्टेशन शिफ्ट किया है, एंड फॉर द जॉब आई एम हियर ओनली। सो मंथ में मेरा 3 या 4 बार राउंड होता है, एवरी सैटरडे संडे, और आज तो प्रोग्राम था इसलिए मैंने अटेंड किया है। राइट। सो आप क्वालिटी टाइम की बात किया आपने कि एवरी डे क्वालिटी टाइम देना चाहिए, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो हाउ टू मैनेज दिस 3 days 4 days इन मंथ विद द चिल्ड्रंस? जितना फिजिकली आप मौजूद है तब तो वो क्वालिटी टाइम ज़रूर से दीजिए। जब मौजूद नहीं है तो वो चीज़ फ़ोन के द्वारा भी काफ़ी हद तक संभव हो सकती है, नो डाउट। फिजिकल प्रेजेंस का इफेक्ट अलग है, बट जब वो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट फ़ोन से जितना हो सके कि जब आप दोनों बच्चियों के साथ बात कर सकते हैं, 10-10 मिनट ही सही कि बेटा आज का दिन आपका कैसा गया, क्या हुआ, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आप भी अपनी लाइफ को लेकर कुछ शेयर करो, थोड़ा हंसी मजाक, मिल करके ज़रूरत पड़े, हो सकता है कि आप मिल करके आपकी वाइफ यानी कि उनकी मम्मी का भी थोड़ा मजाक कर सकते हैं उनके साथ, बिकॉज जब वो साथ रहते हैं तो उनके साथ भी उनके इश्यूज चलते रहेंगे। एंड एज अ फादर थोड़ा सा आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। बट येस, देर इज नो अदर वे, इट्स पॉसिबल। बट आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इवन वीडियो कॉलिंग संभव है कि जब चेहरा देखकर भी बात आप कर सकते हैं, मे बी फेस टाइम, स्काइप वगैरह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर आप नया प्रोग्राम लेके कब आ रहे हो? मेरी डेट्स निकलवाना और इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी खर्च भी होता है। मैं भी बताना चाहूँगा कि मैं कोई भी इवेंट के लिए काफ़ी अच्छा प्राइज़ लेता हूँ एक इवेंट को करने के लिए, और उसके पीछे मेरा लॉजिक ये रहता है कि जिस चीज़ की जितनी कीमत ज़्यादा होती है उतनी आदमी वैल्यू भी ज़्यादा समझता है, सो दैट इज़ माई लॉजिक। बट एनीवेज, मैं कहना चाहूँगा कि जो सवाल आपने किया उस रेफरेंस में सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सपोर्ट दो इन टर्म्स ऑफ कि आप जो भी पर्सनल टच में आकर उनको जिस भी रूप से मदद कर सके वो तो है ही है, मगर उससे भी बढ़कर जिस इंटरेस्ट से आज आप यहाँ पर आए, अगली बार जब आओ तो दूसरे 1, 2, 4 लोगों को बताओ कि वो आए, अटेंड करे। बिकॉज उसका रीज़न है, लोगों को इधर अगर अरिजीत सिंह आने वाले होते, परेश रावल आने वाले होते, तो ये हॉल छोटा पड़ जाता। बट जब लाइफ का एजुकेशन की बात है तो लोगों को बहुत मेहनत से मोटिवेट करना पड़ता है कि जाओ और कुछ अच्छा सुनो। 2 प्रोग्राम्स प्लान हो रहे हैं। हमारे एक और दोस्त है जिन्होंने भी कुछ अच्छा सोचा हुआ है।
टीनेजर्स के लिए एक प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूं जो टोटली नया प्रोग्राम है। टीनेजर्स मतलब कि 14 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, बिकॉज उनके लिए आजकल जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो सब कुछ मैं अपने सेशंस में कवर करना चाहता हूं, इतने हद तक कि ब्रेकअप को भी कैसे मैनेज करना, यू नो, फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो चैलेंज वो लोग फेस करते हैं। टीनेजर्स पर एक प्रोग्राम मैं ला रहा हूं और एक दूसरा प्रोग्राम आप लोगों के लिए पब्लिकली हम जो लेकर आएंगे वो है विनिंग हैबिट्स बोलकर। जीतना एक आदत है और कैसे उसे आदत बनाई जाए, उस पर एक प्रोग्राम मैं लेकर आ रहा हूं। सो या विल ट्राई कि हम जल्दी से। थैंक यू सर। थैंक यू। आखिरी दो लेते हैं। यस मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बेटा 5 इयर्स का है, तो वो हाइपर एक्टिव है और उसको जैसे 1 आवर का कुछ काम करवाना हो पर वो 15 मिनट से बैठेगा, तो उसको कैसे टैकल किया जाए? एक्चुअली जितना हम लेट मॉडल लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में, उतना वो फास्ट प्रोसेसर लेकर आ रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कोई सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं है, दिस इज ट्रू। दुनिया में जितने लेट मॉडल आएंगे उतने फास्ट प्रोसेसर ही आएंगे। गलती से भी इन लोगों को डॉक्टर के पास मत लेकर जाना, कोई दवाई मत खिला देना कि उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम कर दिया जाए वगैरह वगैरह। ऐसी गलतियां प्लीज कोई पेरेंट्स ना करे। यूएस में जो अपने से मॉडर्न कंट्री है, उधर ये हाइपर एक्टिविटी की वजह से, मुझे दुख होगा ये कहते हुए, 23% बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के अपोज के लिए जो दवाई दी जाती है वो उनको सबसाइड कर देता है। एक तरह से डिप्रेशन की दवाइयां दी जाती है। बट यहां पर मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ऐसे बच्चों के अंदर एनर्जी ट्रेमेंडस है, उस एनर्जी को यूज करवाते रहो। ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में, ज्यादा से ज्यादा करिकुलर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स या कुछ भी, बट उसको फ्री मत रखो। दिस इज द रूल, उसको फ्री मत रखो। एग्जाम्पल, स्विमिंग क्लास से निकला तो चेस के कोचिंग में लेकर जाओ, चेस से निकला तो हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग में लेकर जाओ, हॉर्स राइडिंग से निकला तो मेडिटेशन क्लास में लेकर जाओ। शुरुआत में इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, जाएगा, कोई बात नहीं, बट उसको बिजी रखो। दिन का एनर्जी उसका खत्म हो जाना चाहिए। इन बच्चों के लिए मैं आपको एक चीज रेकमेंड करता हूं, सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, क्रिस्टल चिल्ड्रन, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल चिल्ड्रन या स्टार चिल्ड्रन, सिर्फ ऐसा सर्च करो, क्रिस्टल एंड स्टार चिल्ड्रन साथ में लिख सकते हो आप। सिर्फ उसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, गूगल पर सर्च करके पढ़ो। इवन कुछ पेरेंट्स को भी, दूसरों को भी मैं रेकमेंड करूंगा, इफ यू हैव द सेम प्रॉब्लम तो आप ये पढ़ो। आप समझ पाओगे कि जो बच्चा आपके पास है वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। सिर्फ ये पढ़ो, पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन पावर, आई एम टॉकिंग अबाउट सम एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स। वो पढ़ोगे फिर पता चलेगा, बिकॉज ये मेरा कोई ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है जिस पर मैं ज़्यादा डिटेल में कुछ बात करूंगा उसे लेकर, इस वजह से। ऑलराइट सर। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संजीव है सर। मेरा एक बेटा 8 साल का है, 11 साल का है। प्रॉब्लम सर क्या होती है कि एट टाइम्स पेरेंट्स से वो नाराज़ हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है, वो कहते हैं कि यू पीपल आर बायस्ड। वहाँ कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि जानते हैं कि मतलब माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए इक्वलेंट ही रहता है दोनों केस में, पर एट टाइम्स वो दोनों ही, उसकी तरफ होता हूँ तो वो नाराज़ हो जाता है, उसकी तरफ होता हूँ तो वो। उस कंडीशन में सर क्या करना चाहिए? कैन यू रिपीट? जैसे सर बच्चे पेरेंट्स पे ब्लेम कर रहे हैं कि आप बायस करते हो, छोटे वालों को ज़्यादा प्यार करते हो, बट नेचुरल जो बच्चा चंचल होता है ना सर, जो हम ज़्यादा एक्टिविटी करेगा उसको थोड़ा सा ऑटोमेटिकली डाइवर्ज आ जाता है, पर उसका मतलब ये नहीं कह सकता कि उसकी तरफ टोटली प्यार हमारा ये, तो उसको वो गलत मिसअंडरस्टैंड कर लेता है उस चीज़ को। यू नो द प्रॉब्लम इज, हम अपने बच्चों के साथ जब व्यवहार करते हैं, हर एक इंसान का व्यवहार अपने खुद के मूड के मुताबिक चेंज करता है। ठीक है, आपका बच्चा आया अचानक से बताता है, पापा देखो मेरा रिजल्ट। उस समय आपका बहुत अच्छा मूड था
क्योंकि आप स्नेह देसाई का प्रोग्राम करके आए थे। अब वो 80% लाया, आपका रिएक्शन क्या होगा? डेफिनेटली यू विल बी वेरी एक्सप्रेसिव। ठीक है, कोई दिन आपका मूड थोड़ा डाउन है, ऑफिस में कुछ डिस्टर्ब्ड है, कुछ इश्यू, कुछ प्रॉब्लम। उस दिन आपका एक बेटा आया, पापा 85%। गुड, वेरी गुड बेटा, दैट्स गुड, अच्छा है, आगे बढ़ते रहो ऐसे। खत्म। आप उस दिन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, वजह रिजल्ट नहीं थे, और आपको तो याद भी नहीं रहा कि 80% में जो एक्सप्रेशन दिया 85 में ज्यादा देना था। बट बच्चों का क्या है कि वो ये सारी चीजें नोटिस करते हैं, राइट? वही सर, वही। एंड दैट्स वेयर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर ये आ जाता है कि जब बच्चों के साथ डील करोगे, अपने पर्सनल मूड को, पर्सनल इमोशंस को, सबको हटा करके उनके साथ 100% रहना पड़ता है। एग्जाम्पल, जब इस स्टेज पर मैं आया, मुझे अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स, बॉडी के इश्यूज, सबको छोड़कर 100% जो लोगों की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक रहना पड़ता है। Are you getting me what I'm trying to say, Nav? Yes, sir, I'm getting. That's the same thing which you need to do there. But उतना presence of mind लाना और उतना awareness में रहकर behave करना is little matter of effort and practice. सर कभी कभी रेफरी जैसी फीलिंग भी आती है, रेफरी जैसी फीलिंग भी आती है, वो कहता है Yeah, true. True, very true. But जब भी ये हो तो एक और चीज आप कर सकते हैं, जैसे ही वो कंपैरिजन आए तुरंत उसको बोल दो, बेटा एक और बार अगर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। आप दोनों के साथ बोले जब भी हम हैं, आप दोनों हमारे लिए इक्वल है, वी लव यू इक्वली, मगर अगर आप एक दूसरे की कंपैरिजन करोगे या ये दिखाने की कोशिश करोगे कि कुछ कम ज्यादा है हमारी ओर से, तो वो हमें पसंद नहीं आता है। वी वोंट टॉक, वी वोंट टॉलरेट दैट। जैसे मैं बोल रहा था, वो रूम छोड़ देना या उस टॉपिक पे बात नहीं करना, वो स्टैंड आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन वो महीना, 2 महीना, 3 महीने तक रेगुलर बेसिस पर जब होगा, तब धीरे धीरे बच्चे को समझ पड़ेगा। बट हो सकता है कि बच्चे को भी पैटर्न्स फॉलो करने की आदत होगी, तो वो आदत को ना भी छोड़े, बट आपको अपना स्टैंड क्लियर रखना पड़ेगा। सर इग्नोर किया जाए उस कंडीशन में, उसको बच्चे को उस टाइम उसकी कंडीशन में उसको इग्नोर करना चाहिए। उसको इग्नोर मतलब उस सर्कमस्टांसेस को, जैसे बोल रहा है पापा आप इस तरह कंपेयर करते हो छोटे को, तो वो मतलब बच्चे से टॉपिक पे बात ही ना करूं या नहीं, नॉट एग्जैक्टली इग्नोर, लेकिन आप तुरंत उसको ये कहेंगे, बेटा प्लीज आप उनकी बात मत करो, कंपेयर मत करो, आप दोनों हमारे लिए इक्वल है। एक और बार आप कंपेयर करेंगे तो फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। That's it. Yes, please. गुड इवनिंग सर। Good evening. मुस्कान कुंदवानी बात कर रही हूँ। मेरा लड़का 7 साल का है, तो जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया फॉर तारे ज़मीन पर, दैट्स ईशान है, जस्ट लाइक हिम मेरा रवि है, तो उसको नो प्रॉब्लम इन स्टडीज, बट इट्स ही इज़ अ मिस्चीवियस बॉय एंड कंप्लेंट फॉर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दैट्स ओनली। तो मैं चाहती हूँ कि वो कब खुद यानी किताब अपने हिसाब से पढ़े, यानी इंटरेस्ट दिखाए। पढ़ाई तो आती है उसको, लेकिन वो कभी खुद से नहीं पढ़ता, यानी मुझको बोलना पड़ता है। अब उसको पढ़ाना क्यों चाहते हैं? जैसे कि मैं ये जो स्माइल आया ना आपका, जी, उसके अंदर जवाब आपके पास छुपा हुआ है। यस, क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ सकी फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को मैं कोई भी तरह का यानी कमी नहीं महसूस करना चाहती हूँ उसके लिए। आप ये बताए उससे पहले ही मैं कुछ समझ पाया था, इसलिए मैंने कहा वो जो स्माइल आया उसके अंदर जवाब छुपा हुआ है। क्यों? बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट वी नो कि हर एक इंसान जो भी करना चाहता है उसके पीछे एक स्टोरी होती है, उसके बिना वो करेगा ही नहीं। सो बहुत अच्छे से आपने कहा कि ठीक है, जो एक्सपीरियंस आपने किया, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई करे, अच्छा आगे बढ़े वगैरह, बट देन सी बच्चे को हम काबिल बना सकते हैं, बट बच्चे को ये कहना कि वो पढ़ा लिखा कर ही वहां पहुंचाए, दैट इज लिटिल डिफिकल्ट, राइट? तो मैं बस इतना कहूंगा कि जो भी आज आपने सीखा है उस चीजों को स्टार्ट कीजिए अप्लाई करना। बच्चा जितना टाइम पढ़ाई कर रहा है उसको अप्रिशिएट कीजिए, जब वो ना कर रहा हो तो उसे उसकी गलतियां खोजने की जरूरत नहीं है, राइट? जब भी वापस पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, अगेन अप्रिशिएट हिम, सो धीरे धीरे वक्त के साथ एक रैपो जो आपका उसके साथ बिल्ट होगा, क्योंकि आप उसकी अच्छाइयों पर फोकस करेंगे,
दैट्स वेयर वो आपको सुनना भी शुरू करेगा। दूसरी बात आपने बताया आपका बच्चा 7 साल का है, राइट? एक बात ये भी समझिए कि अभी पढ़ाई पे उतना ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज छोटा है। ही माइट बी इन 4th स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड। नो, इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड इन CBSE बोर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेवी इंटरनेशनल। देन यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट। ठीक है, तो मैं जरूर कहूंगा कि जब तक वो 5th 6th स्टैंडर्ड में आए, उसके बाद जो एक्चुअली पढ़ाई उसका शुरू होगा ना, तब तक तो ये जोन रहेगा। इस जोन से आपको डिस्टर्ब होने की भी जरूरत नहीं है और उसको भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं आप में ही मेरे रवि को देखना चाहती हूँ मैम, सर सॉरी। तो अगर मैं अपनी कहानी बताया हूँ, आप यहाँ पर खड़े हैं, उस मुकाम पर मैं अपने रवि को देखना चाहती हूँ। So that is what I'm saying, you know, अगर आप मेरी कहानी सुन चुके हैं, Yes, okay? yes, So I hope you have totally. understood couple of things and I'll tell you something. मेरे पेरेंट्स मुझे जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 7th स्टैंडर्ड में था और मैं पढ़ाई करता था, तब मेरे पिता आकर मुझे ये कहते थे कि इतना पढ़ाई नहीं करते, जा खेलने को जा, किताब बंद कर देते थे। Alright? थैंक यू Thank सो you. मच सर। Thank you. आप आए यहाँ पर, बहुत अच्छा हमको एक मार्गदर्शक मिला है जिस हिसाब से हम अपने बच्चे को आगे ला सकें। थैंक यू सो मच। Thank you and best wishes for that. Thank you. Oh my God, so many people. Let's go there. Yep. सर जस्ट आई वांट टू आस्क, बच्चों को टाइम की वैल्यू कैसे सिखाए कि जैसे जिस टाइम पे जो काम करना चाहिए वो कैसे करें? मेरा सन है 13 इयर्स ओल्ड है, तो मुझे डील करने में ये प्रॉब्लम होती है। आप उसके लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं, राइट? कि बेटा किस टाइम पर तुम उठोगे, किस टाइम पर पढ़ाई करोगे, चलो लिखो, लेट्स प्रिपेयर अ टाइम टेबल। अच्छा सा कलरिंग बढ़िया सा बनाइए और फिर जिस जिस दिन वो उसे फॉलो कर रहा है, यू कैन अप्रिशिएट। जहाँ जहाँ वो चूक रहा है उससे पूछो कि बेटा क्या तुम्हें लगता है टाइम टेबल में कुछ चेंज की ज़रूरत है या फिर कल से तुम उसे करोगे। सो इट इज़ जस्ट अबाउट रियलाइजेशन, उसको याद करवाते रहना एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो होगा। एंड ओके, वी गॉट मोर पीपल, समबडी देयर। यस मैम। હેલો સર, સર હું તમને 4 વર્ષથી ફોલો કરી રહ્યા છીએ અમે લાઈફમાં। સર આજે પેરેન્ટિંગ વર્કશોપ છે, તો સૌથી પહેલું લાઈફમાં બાળકો માટે છે તો ફૂડ છે જે, અને દરેક સ્કૂલમાં અત્યારે પિઝા, બર્ગર, સમોસા, કચોરી અને પબ્સ। तो सर અમે તો એ સ્ટેજ ઉપર ના જઈ સકી, पर सर आप जिस तरह से ये सब करते हैं वर्कशॉप वगैरह, तो सर आप हर स्कूल को आप बोल सकते हैं ना कि वो जूसेस, नारियल पानी वो सब प्रोवाइड करें, ना कि बर्गर पिज़्ज़ा। और सबको कल ही फेसबुक पे मैंने पढ़ा कि बर्गर पिज़्ज़ा से इसको साइको अटैक आया, जिससे वो बेबी मर गया, लड़की मर गई वो। तो सर कहीं ना कहीं वो बच्चे स्कूल से ही सीख रहे। पिकनिक में भी सर उनको क्या दिया जाता है? पिज़्ज़ा, समोसा, चिप्स और पेप्सी। तो ना कि वो ना, या तो वो पूरा वो नारियल पानी भर के ले सकते हैं, मतलब हेल्थ के लिए, कि हर स्कूल में सर ऐसा कुछ किया जाए कि हमारा जनरेशन अच्छा फूड ले स्कूल में। Yeah, I totally agree with that point और मैं कोशिश तो करूँगा कि जितने भी स्कूल्स या आप मतलब वो स्टेज पे है कि आप चेंज ला सकते हैं, हम सबको जाके नहीं बोल सकते। Yeah, that's what I'm saying कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि जितने भी स्कूल्स या जो भी अथॉरिटीज़ मेरे टच में आते हैं जिनको मैं इस बात को समझा सकूँ। और वैसे तो मैं अपने हर एक टॉपिक्स में ये बात करता हूँ, इवन जब मैं स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम लेता हूँ तभी भी मैं खाने का इंपॉर्टेंस समझाता हूँ, बिकॉज फूड इज समथिंग कि जो आप जो खाएंगे आप वो ही बनेंगे। सो इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जंक फूड का तो कोई यूज ही नहीं है हमारी बॉडी के लिए कहीं पर भी। मतलब सर आपका अभी इतना आप बोलोगे हर स्कूल में या कहीं ना कहीं आप वो करेंगे तो सर शायद कोई कहूँगा कि आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट एंड हम वो कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कर सके। सर मेरा बेटा SGVP अहमदाबाद में पढ़ता है, वहाँ पे कैंटीन में उसको एप्पल ही मिलता है, वहाँ पेप्सी वगैरह अलाउड नहीं है। Okay, अगर that's ऐसा हर जगह हो जाए सर, उनका शेड्यूल भी 5 बजे उठना Right. है, मेडिटेशन, जिम, योगा सब Wonderful. मतलब ऐसा सर हर जगह हो तो हमारा जनरेशन अच्छा होगा बच्चों Absolutely. सबका। Let's hope that. Thank you. Thank you. All right. Oh man. Sir. ઓલરેડી દિલ્હીની અંદર એક ટ્રાયલ ફેઝ એ દ્વારા ચાલુ છે જંક ફૂડ બેન કરવા માટે। હું પોતે ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર છું, ઓલરેડી FSSAI વર્ક ઓન Wonderful, wonderful. ઓલ ઇન્ડિયામાં આઈ હોપ કે ઓલ ઇન્ડિયામાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ। નહીં એટલે આ જ વાત ઉપર હું એમ કહીશ કે
ચાહે ગવર્મેન્ટ કહીએ, સ્કૂલોના ટ્રસ્ટીઝ, પ્રિન્સિપલ, ટીચર્સ, બધા જ સમય સાથે આપણે બધા જ અવેર થઈ જ રહ્યા છીએ અને બધાની જ એફર્ટ્સ છે જ કે એને વધારે સારું કરી શકાય. આજકાલ હું એમ કહું, છોકરાઓ પોતે પણ એટલા અવેર થઈ ચૂક્યા છે જેમ અને કેલરીઝને લઈને કે ઘણીવાર મમ્મી પપ્પાને કહેતા હોય છે કે મમ્મી આ તેલ ના વાપરો ને ઓલિવ ऑयल वापरो. एंड व्हाट आई एम टॉकिंग इज कि यस वी आर ऑल गेटिंग अवेयर इज जस्ट दैट कि कुछ चीज़ों को दिखने में और कॉमनली आने में जो थोड़ा वक्त लगेगा वो लगेगा, बट यस वी कैन ऑल गिव इक्वल एफर्ट. अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जिससे आप रेगुलरली ऐसे ही वीडियोस को देख सकें. एंड उसी के साथ आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, विच इज़ facebook.com/Sneworld, कि जिससे वहाँ पर काफ़ी सारे नए आर्टिकल्स, सेइंग्स, तो काफ़ी सारे डिफरेंट शेयरिंग्स हैं. मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट करें कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर करें, जस्ट बिकॉज कि जब आप किसी और के साथ ये नॉलेज शेयर करेंगे तो उनकी लाइफ में भी वही पॉजिटिव चेंज मैं और आप मिलकर ला सकते हैं.